रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो चुका था, एक घर के अंदर चिराग की मध्यम रोशनी जल रही थी। हवा में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी। मरियम के वजूद को एक झटका लगा। वह अपनी जगह पर उठ बैठी। आज फिर उसने वही डरावना ख्वाब देखा था, जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। उसको जागता हुआ देखकर उसका शौहर भी उठ गया। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों परेशान हो? फरकान, मैंने फिर से वही ख्वाब देखा है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। वह ख्वाब कैसे सच हो सकता है? ये सब कुछ तो हकीकत से बहुत दूर है। एक परिंदा कैसे मेरा बच्चा पैदा कर सकता है? फरकान ने उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों के घेरे में लिया और उसे तसल्ली देते हुए बोला, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। वह लेट तो गई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी निगाहों के सामने अपने घर के दरख्त में पड़ा हुआ वह घोंसला घूमने लगा। शायद फरकान ठीक कह रहा है। मुझे इस तरह के ख्वाब इसलिए आते हैं क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही इन चीजों के बारे में सोचती रहती हूँ। उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। वह अपनी जगह से उठी। हर रात की तरह आज भी वह रब से एक ही दुआ मांग रही थी, परवरदिगार, मेरा दामन भी भर दे, एक नन्ही सी जान से, बस एक। मगर 10 साल गुजर चुके थे और हर दुआ की गूंज वापस लौट आती थी, खाली। फरकान, जो गांव के मशहूर ताजिर थे, दिन भर दाल और चावल के कारोबार में मसरूफ रहते, लेकिन जब रात को कोमल की लाल आंखों को देखते तो वह सब समझ जाते थे। एक शौहर होने के नाते वह बेबस थे और एक बाप न बन पाने का दुख उनके वजूद को खोखला कर रहा था। मगर मोहब्बत ऐसी चीज है जो औलाद की कमी को भी सह जाती है। फरकान और कोमल की मोहब्बत में कोई कमी न थी। उनके घर में भी हर तरह की नेमत मौजूद थी, मगर वह छोटा सा झूला, वह आज भी खाली था। कोमल जब भी उस झूले को देखती थी तो उसके दिल से एक ठंडी आह निकलती थी, ऐ मेरे रब, मुझ पर एहसान कर दे और मुझे अपनी नेमत से नवाज दे। वक्त तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। कोमल को परिंदे बहुत पसंद थे। वह हर रोज ही उनको दाना डालती थी। उसने एक बुजुर्ग से सुना था कि परिंदों को दाना डालने से दिल की सारी मुरादें पूरी होती हैं, क्योंकि यह अल्लाह की बारगाह में इंसान के लिए दुआ करते हैं। और कोमल जब भी उनको दाना डालती तो एक ही बात करती थी, मेरे लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करो। अल्लाह ताला तुम लोगों की तरह मेरे छोटे से घोंसले को भी खुशियों से भर दे। हैरत की बात यह थी कि उसके घर में मैना का वह घोंसला, जिसमें एक जोड़ा रहता था, वह उसकी दुआएं सुनकर ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते थे, यूं जैसे वह उसकी सारी बातें समझते हों और उसे तसल्ली देते हों। वह भी घंटों तक उनके पास ही बैठी रहती थी और उनसे बातें करती रहती थी। जब मोहल्ले की औरतें उसे देखती थीं तो उन्हें कोमल की जहनी हालत पर शक होता था। वह उसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें भी करती थीं, मगर कोमल को किसी की कोई परवाह नहीं थी। काफी दिन गुजर चुके थे। मैना का वह जोड़ा अपने घोंसले में अंडा रखकर न जाने कहां उड़ गया था। एक दिन फरखान घर वापस आया तो कोमल ने उसे उस अंडे के बारे में बताया। वह थोड़ा सा बेजार नजर आने लगा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इन छोटी छोटी चीजों की फिक्र न किया करो। दरअसल उसका कारोबार में नुकसान हो गया था, इसी वजह से वह थोड़ा सा दुखी था। कोमल ने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया और खामोशी से वह अंडा उठाकर अपने कमरे में रख दिया। अब वह उसकी देखभाल करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। वह रोज उस अंडे के पास बैठ जाती थी और उससे काफी देर तक बातें करती रहती थी। उसे उस अंडे से एक अजीब सी अपनायत का एहसास होने लगा था। कभी कभी तो उसे उस अंडे से धड़कन की आवाज सुनाई देती थी, यूं जैसे उस अंडे के अंदर कोई वजूद परवान चढ़ रहा हो। हैरत अंगेज बात यह थी कि वह अंडा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। उसका साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और यह बात फरखान के इल्म में भी आई थी। एक दिन जब वह उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सामने पड़े हुए अंडे को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने मरियम को पुकारना शुरू कर दिया। वह भागी हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ है आपको? मगर सामने उस अंडे का हज्म देखकर उसकी हालत भी फरकान से मुख्तलिफ नहीं थी। यह सब क्या हो रहा है? उसने फरखान से सवाल किया, मगर वह मुकम्मल तौर पर खामोश था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ख्वाब सच होने वाला है? फरखान को अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हुई थी। कोमल को जरा भी घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। क्या ऐसा हो सकता है? नेक बखत,
तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे तो लगता है कि हमें यह अंडा कहीं दूर फेंक आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। आप होश में तो हैं? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं इस अंडे को खुद से दूर नहीं करूंगी, कोमल ने दो टूक अंदाज में कहा। घर में एक नरम कपड़े में लपेटकर अंडा रख दिया जाता है। कोमल रोज उसकी सफाई करती है, जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे की करती है। वह उससे बातें भी करती है। मैं जानती हूं तू तन्हा है, मैं भी तन्हा हूं, हम दोनों एक जैसे हैं। कुछ दिनों बाद फरकान अंडा देखकर बहुत परेशान हो गया। यह बड़ा हो रहा है। वाकई अंडा मामूली नहीं था। वह दिन ब दिन वजनी और बड़ा होता जा रहा था। दोनों हैरान थे, परेशान भी, मगर कोमल की ममता खौफ पर हावी थी। वो एक तूफानी रात थी। उस दिन कोमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसका शौहर भी घर पर मौजूद नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। गरज चमक की वजह से उसका दिल खौफ से लरज रहा था। अचानक उसका ध्यान दूसरे कमरे में पड़े अंडे की तरफ गया। वो खामोशी से उठी और उस कमरे की तरफ चल दी। उस कमरे के अंदर से उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उसे लगा था कि किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में भींच लिया हो। वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि अंडा आहिस्ता आहिस्ता फट रहा था और फिर उस अंडे के अंदर से उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सब देखकर कोमल को हैरत नहीं हुई थी, बल्कि उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरा ख्वाब सच हो गया है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में मौजे भी होते हैं। वो खुद से बातें कर रही थी। वो जल्दी से उस अंडे के पास गई और अंदर से वो इंसानी बच्ची निकालकर अपनी गोद में रख ली। वो बच्ची बहुत ही प्यारी थी। वो किसी रियासत की शहजादी मालूम होती थी। उसने प्यार से बच्ची के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा कितने अरसे से इंतजार कर रही थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना तड़पी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना रोई है। मैंने कितना इंतजार किया है। अगर तुम्हें इस सब का पता चल जाए तो तुम्हें अपनी किस्मत पर रश्क आने लगे। बारिश रुक चुकी थी। अब मौसम खुशगवार हो गया था। आसमान से काले बादल भी हट चुके थे और चांद निकल आया था। चांद की चांदनी पूरे इलाके में फैली हुई थी। मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। कोमल उसी कमरे के अंदर मौजूद थी और उस बच्ची को प्यार कर रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। फरकान ने जब उसके हाथों में एक छोटी सी बच्ची देखी तो हैरान व परेशान रह गया। ये कौन है? यहां पर कैसे आई? उसने कोमल की तरफ देखते हुए सवाल किया। कोमल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर अंडा टूटा हुआ पड़ा था। कोमल ने उस अंडे की तरफ इशारा किया। मीना मुझे ये बच्ची देकर गई है। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? फरकान को उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बात काबिले यकीन ही नहीं थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। ये बच्ची इसी अंडे से निकली है। फरकान देखो, मेरा ख्वाब सच हो गया है। मैं बहुत खुश हूं। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तसव्वुर कर रही हूं। वो खुशी से उसके सीने से लग गई। फरकान डरा हुआ था। मुझे लगता है कि हमें ये बच्ची कहीं दूर छोड़ आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये बच्ची हमारे लिए मुश्किलात पैदा करे। कोमल को गुस्सा आ गया। आपको क्यों लगता है कि ये बच्ची हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगी? आप एक नजर इसको देखें। आपको लगता है कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, और जहां तक इसे दूर छोड़ने का सवाल है तो आपको मुझे भी खुद से दूर करना होगा। तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। फरकान बेबस होने लगा। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपको इस बच्ची से भी मोहब्बत करनी होगी। फरकान खामोश होने का इरादा किया और फिर अगले ही दिन पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि कोमल की बच्ची एक अंडे से निकली है। सब गांव वाले इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग इसका मजाक बना रहे थे, लेकिन गांव के बड़े बूढ़े ये बात मान चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और जो परिंदों की मदद करते हैं उनकी किस्मत में इस तरह के मौजे होते रहते हैं। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। वो बच्ची अब बड़ी होती जा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। बाकी सब बच्चियों में नुमाया और सबसे दिलकश जो भी उसे एक नजर देखता था उसका दीवाना हो जाता था और उससे नजरें हटाना ही भूल जाता था। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें थीं, लंबी पलकों थीं जो उसके गालों पर साया फग्न थीं, पतले गुलाबी होंठ, खूबसूरत नैन नक्श,
वो किसी को भी अपने काबू में कर लेने की सलाहियत रखती थी। कोमल जब अपनी बच्ची को देखती थी तो बेसाख्ता उसकी नजर उतारती थी। वक्त का काम गुजरना है। वक्त भी गुजरता चला गया और वो बच्ची नौजवान हो गई। कोमल ने अपनी बच्ची का नाम दिया रखा था। उसे जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। खास तौर पर उसे घोड़े बहुत पसंद थे। उसे घुड़सवारी करने का बचपन से ही बहुत शौकन था। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। उसने अपनी दोस्त के साथ एक बड़े मैदान में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त के भाई ने बहुत अच्छे और वफादार घोड़े रखे हुए थे। वो नस्ली घोड़े थे। अक्सर ही दिया उन घोड़ों पर सवार होती थी और अपनी घुड़सवारी का शौक पूरा करती थी। उसके इस शौक के बारे में उसके घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि कोमल उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और उसे इन सारी चीजों से दूर रखती थी। उसे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो, उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुंच जाए। वो उस दिन अपनी मां से बहाना बनाकर गई कि वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जा रही है, मगर वो लोग गांव से थोड़े ही फासले पर एक बहुत बड़े मैदान की तरफ बढ़ गए। उसने घोड़े पर सवार होना चाहा, मगर उसकी दोस्त ने उसे रोक लिया। रुको, अभी इंतजार करो, मेरा चचा आजाद आएगा, तब हम इस पर सवारी करेंगे, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि अभी उसने इस घोड़े को ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं दी। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें गिरा दे दिया। ने प्यार से इस घोड़े के बालों पर हाथ फेरा और अपनी दोस्त को कहा, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। दो टूक अंदाज में अपनी दोस्त को मना करके वो इस घोड़े पर सवार हो चुकी थी। उसने एड़ लगाई तो घोड़ा छोटे छोटे कदम उठाने लगा। दिया के दोस्त ने घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। दिया चाहती थी कि वो लगाम छोड़ दे और घोड़े को आजाद कर दे, ताकि वो अपनी मर्जी से घुड़सवारी कर सके। उसने अपनी दोस्त से जिद की कि वो घोड़े की लगाम छोड़ दे। घोड़े की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से नहीं चल रहा था। अचानक ही वो एक जगह पर रुका। उसने जैसे ही अपने पहले दोनों पांव उठाए, दिया परेशान हो गई। उसने चीख मारी। दिया की चीख की आवाज सुनकर घोड़ा भी घबरा गया और भागना शुरू कर दिया। उसकी दोस्त के चाचाजाद ने घोड़े को गोल घूमने की ट्रेनिंग दी हुई थी, इसलिए वो इस मैदान में गोल गोल घूम रहा था। थोड़ी देर और गुजरी थी कि वहां पर उसका चाचाजाद आ गया, मगर उसके साथ घोड़े पर एक और शख्स भी सवार था, जिसने महंगा और कीमती लिबास पहन रखा था। दूर से ही उसकी शहंशाही शख्सियत का अंदाजा हो रहा था। दिया की दोस्त पलोशा उसे पहचान चुकी थी। वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि रियासत का शहजादा था। उसे देख आता वो और ज्यादा घबरा गई। दूसरी तरफ जब उसके चचाजाद को पता चला कि वो घोड़ा बेकाबू हो गया है, तो वो अपना घोड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ गया और उसने दिया की जान बचाई। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। दुपट्टा भी उसके सर से जुदा हो चुका था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। जब शहजादे ने इस कदर खूबसूरत लड़की को देखा तो वो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया और सोच में मुब्तला हो गया कि आखिर कोई लड़की इस कदर हसीन कैसे हो सकती है, आखिर कोई इस कदर खूबसूरती का मालिक कैसे हो सकता है। वो ये बात भी भूल गया था कि 1 महीने के बाद उसकी शादी दूसरी रियासत की लड़की से की जा रही है। उसे उस वक्त सिर्फ यही याद था कि उसे दिया पसंद आ गई है और वो उससे मोहब्बत करने लगा है। दिया ने जब अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश को महसूस किया तो बेतखल्लुफ अपनी गहरी निगाहें उठाकर देखा। सामने ही वो शहजादा पर शौक नजरों से उसे देख रहा था। वो घबरा गई। उसने अपनी निगाहें दोबारा से झुका दी। उसकी इस अदा पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। दिया ने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा। मुझे वापस जाना है। उसका वजूद भी होले होले कांप रहा था। आज से पहले उसने कभी भी किसी मर्द का सामना नहीं किया था। ठीक है, हम वापस चलते हैं। इससे पहले कि पलोशा उसे वापस लेकर जाती, शहजादे ने उसे रोक लिया। बात सुने, उसने बहुत ही एहतराम के साथ इस छोटी सी लड़की को पुकारा था। दिया ने घबराई हुई नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा। हमें आपसे थोड़ी देर के लिए बात करनी है, क्या हमें इसकी इजाजत है? वो सवालिया नजरों से पलोशा की तरफ देखने लगा। जी शहजादा साहब, आप बेशक इनसे बात कर लें। हम बात अकेले में करना चाहते हैं। आप लोग यहां से जाएं। हम इनको इनके घर तक छोड़ देंगे। आप इनकी फिक्र मत करें, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। उसने पलोशा और उसके चचा आजाद को वहां से भेज दिया था। अब वो इस बड़े से मैदान में तन्हा मौजूद थे। बादशाह मुस्कुराती हुई नजरों से उसको देख रहा था। क्या हुआ है? आप घबराई हुई क्यों हैं? आप मुझे परेशान भी नजर आ रही हैं। क्या आपको मेरी रुत से कोई मसला है? यह सुनकर वो घबरा गई।
भला उसे शहजादे की जात से क्या मसला हो सकता था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिया ने तेजी से इनकार किया। तो फिर आप डरी हुई क्यों हैं? मैंने आज से पहले कभी भी किसी मर्द से तन्हाई में बात नहीं की। यह सुनकर शहजादा हैरान रह गया। क्या आप सच कह रही हैं? एक लंबे अरसे से उसे जिस लड़की की तलाश थी, आखिर वो लड़की उसे मिल ही गई थी। जी मैं सच कह रही हूं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी। दोनों नदी के किनारे जाकर बैठ गए। मौसम एक बार फिर से खुशगवार हो गया था। और क्यों ना होता, दो प्यार करने वालों के दिलों का मिलाप होने वाला था। नदी का पानी जोरों शोर से बह रहा था और उसकी आवाज माहौल की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। आप बेहद हसीन हैं। शहजादे के दिल में जो बात छुपी हुई थी वो उसकी जबान पर आ गई थी। क्या आपको इस वजह से पसंद आ गई हूं? दिया ने उससे सवाल किया तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। नहीं, कोई और भी वजह हो सकती है। वो उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला तो वो घबराकर निगाहें चुराने लगी। हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। हम आपको अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। क्या आपको हमारी पेशकश मंजूर है? वो बराह रास्त उसको मुखातिब करते हुए बोला तो वो और ज्यादा परेशान हो गई। वो नहीं जानती थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसे कोई मामलात के बारे में ठीक तरह से कुछ पता भी नहीं था। वो तो अभी छोटी थी, उसकी उम्र सिर्फ 17 साल ही थी। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये फैसला मैंने अपने माँ बाप के हाथ में दिया है। वो मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। अगर आपको मैं पसंद आ गई हूं तो आप मेरे माँ बाप से बात कीजिए। उसने निगाहें चुराते हुए कहा। उसकी इस अदा पर शहजादा उस पर फैदा हो गया। हम बहुत जल्द आपके घर आएंगे। ये कहकर वो उठा। उसने अपना हाथ दिया की तरफ बढ़ाया। बहुत जल्द वो रियासत का बादशाह बनने वाला था। उसने अपने बाप की कुर्सी संभालनी थी और वो उसी वक्त का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो रियासत का बादशाह बना, उसने ऐलान कर दिया कि वो गांव की एक खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहता है। पूरे महल में एक तूफान खड़ा हो गया था, क्योंकि बादशाह सिकंदर का निकाह उनकी खाला की बेटी के साथ तय था और अगले ही महीने उन लोगों की शादी थी। मगर बादशाह की सिर्फ एक ही जिद थी कि वो उस छोटी सी लड़की से ही शादी करेगा और उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। उसने मलिका को धमकी दी थी, जिसकी वजह से मलिका राजी हो गई और इस तरह से वो रिश्ता लेकर उस ताजिर के घर चली गई। ताजिर ने मलिका को सारी हकीकत बता दी थी कि किस तरह से उनकी बेटी एक अंडे से पैदा हुई थी। मलिका को पहले तो इस पर यकीन ही नहीं आया, फिर उसको ये सब कुछ जादू मालूम होने लगा। उसने वापस आकर अपने बेटे के कान भी भरे, मगर बादशाह सिकंदर ने अपनी मां को कह दिया कि वो जैसी भी है मुझे कबूल है और मैं उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूं। मलिका को अंदाजा हो गया था कि उस लड़की ने उनके बेटे को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया है। दूसरी तरफ उन्हें अपनी भांजी की भी फिक्र हो रही थी, जिसने रो रो कर पूरा महल सर पर उठा लिया था। वो मलिका को धमकी देती थी कि अगर आपने शहजादे का निकाह मुझसे न किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मलिका ने उसे तसल्ली दी और उसे वक्त मांगा कि तुम मुझे सिर्फ 3 महीने का वक्त दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं उसको अपने रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हें उसके निकाह में दे दूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ सब्र करो। उसकी भांजी मलिका की बात मान गई। वो खामोश तो हो गई थी, मगर दिया नहीं जानती थी कि महल की यह खामोशी एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। दिया बहुत ही सादा थी, कम गो थी, दिल की अच्छी थी और हद से ज्यादा मासूम लड़की थी। वो हर किसी की बात पर यकीन कर लेती थी। जो भी उससे प्यार से बात करता था वो उसे अपने साथ मुखलिस समझने लगती थी। वो महल की चालों से वाकिफ नहीं थी। बादशाह जब अपनी बेगम की मासूमियत को देखता था तो उसे बेतखल्लुफ उस पर प्यार आता था। वो उसे समझाता भी था कि किसी पर भी अंधा यकीन न किया करो, यहां तक कि तुम मेरी मां पर भी अंधा यकीन न करो, क्योंकि मैंने अपनी मां की आंखों में कभी भी तुम्हारे लिए पसंदीदगी नहीं देखी है। जब मैं उनकी आंखों में तुम्हारा अक्स देखता हूं तो मुझे अपनी मां से खौफ महसूस होने लगता है। न जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरी मां तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। बादशाह अपनी मां की फितरत से वाकिफ था और वो जानता था कि उसकी मां का सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब है कि वो किसी तरह से अपनी भांजी को बादशाह की बीवी बना दें और वो उसके लिए किसी भी हद से जाने के लिए तैयार हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दिया फीके से अंदाज में मुस्कुरा देती थी और उसे कहती थी कि मैंने अपना मामला अपने रब के पास छोड़ दिया है। मुझे यकीन है कि मेरा रब कभी भी मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा और न ही मेरा रब
मुझे ऐसी मुश्किल में डालेगा जहां से निकलना मेरे लिए नामुमकिन होगा। मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बना देगा। उसका अपने रब पर बहुत पुख्ता यकीन था। उसकी बातें सुनकर बादशाह बहुत हैरान होता था और उसे खुशी भी होती थी। वो अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करता था जिसने दिया जैसी बीवी को उसके नसीब में लिखा था। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। मलका को इतना तो अंदाजा हो गया था कि दिया की जान उसके जिस्म के अंदर मौजूद नहीं है। उसने एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग से इस बारे में पूछा था जो इन सारी बातों का इल्म रखता था। एक दिन उसने दिया को अपने पास बुलाया और उससे छोटी छोटी बातें करने लगी। दिया को यूं लगा था कि वो उसे पसंद करने लगी है और उसकी फिक्र करने लगी है, इसलिए दिया भी उसे हर बात बताने लगी। जब उसने दिया से पूछा कि तुम्हारी जान कहां पर है, तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मलका ने उसकी खामोशी को महसूस करते हुए कहा, देखो, मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमसे पूछ रही हूं, क्योंकि अब तुम उम्मीद से हो मेरे बेटे को वारिस देने वाली हो, तो तुम्हारी जान की हिफाजत करना हमारे लिए बहुत अहम है। दिया ने कहा कि मेरी जान हमारे घर में लगे दरख्त के अंदर बने एक छोटे से सुराख में मौजूद एक हार में है। वो हार एक छोटी सी डिब्बी में बंद है। फिर तो वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। मलका ने पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि महल के अक्सर लोग अपनी रानियों से नाराज रहते हैं और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मलका को जो कुछ जानना था वो जान चुकी थी और अब उससे अपना काम पूरा करना था। उसी शाम ही उसने अपने एक बहुत ही खास आदमी से राब्ता किया और उसे रात की तारीकी में दिया के घर भेजा। वो आदमी चिराग उठाए उस दरख्त में हार की खोज लगाने लगा। तकरीबन चंद घंटों के बाद उसे वो छोटी सी डिब्बी मिल गई थी जो कि सोने की बनी हुई थी, और उस डिब्बी के अंदर ही एक हार मौजूद था जो उस लड़की के लिए बहुत खास था। उधर उसने मोती अपने हाथों में पकड़ा और इधर दिया कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसकी सांसें अटकने लगी थी। उसकी ये हालत देखकर बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। दूसरी तरफ मलका को भी अंदाजा हो गया था कि उसके खास आदमी को वो हार मिल गया है। जैसे ही उसने हार डिब्बी के अंदर रखा तो दिया की तबीयत ठीक होने लगी। वो वापस हवेली आ गया था। जैसे ही उसने मलका को हार दिया और मलका ने वो हार गले में डाला तो दिया की तबीयत फिर से खराब हो गई और वो इस फानी दुनिया से कूच कर गई। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया फना हो चुकी थी। जिस औरत से उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी, वो औरत उसे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर रुखसत हो चुकी थी। वो उसके बेड के करीब ही बैठ गया और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा। बादशाह को रोते हुए देखकर सब लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं, मगर मलका को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो अपने बेटे के आंसुओं से भी कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भांजी को बहू बनाकर इस हवेली में लेकर आना था, और वो इस काम में बहुत जल्द कामयाब भी होने वाली थी। जब लोगों ने उसे दफनाने की बात की तो बादशाह ने सख्ती से मना कर दिया। उसकी बीवी की ख्वाहिश थी कि उसे मरने के बाद दफनाया न जाए, बल्कि एक पुराने महल में उसे बंद कर दिया जाए, जहां पर एक बहुत बड़ा बाग हो। उस महल को अनाज से भर दिया जाए। सब लोग हैरान रह गए। उन्हें बादशाह की जनी हालत पर शक होने लगा कि ये किस तरह की बात है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। चूंकि बादशाह की बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए बादशाह ने लोगों की एक भी बात नहीं सुनी और बीवी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उसे पुराने महल में बंद कर दिया गया था। दूसरी तरफ मलका ने अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ कर दी थी, मगर काफी वक्त गुजर गया था और अभी तक उसे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। बादशाह को भी उस लड़की की जात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हर वक्त ही अपनी पहली बीवी की यादों में घूम रहता था, हर वक्त ही रोता रहता था। उसे दिया की याद सताती रहती थी। वो उसे एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलता था। मलका जब ये देखती थी तो उसे गुस्सा आता था। वो समझाती, ठीक है, अपनी पहली बीवी को भूल जाओ और अपनी दूसरी बीवी की तरफ तवज्जो दो, मगर बादशाह को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन उसे अपनी बीवी की बहुत याद आने लगी। वो पुराने महल की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगा, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो हैरान रह गया था कि महल के अंदर बच्चे का वजूद कैसे मुमकिन हो सकता है। हालांकि वो महल चारों तरफ से बंद था और वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसके बावजूद वहां पर एक बच्चे का मौजूद होना, ये सब कुछ उसके लिए नाकाबिले यकीन था।
कुछ सोचते हुए वो उस महल के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि उसकी बीवी बेड पर पड़ी हुई थी। उसके करीबी वो बच्चा मौजूद था। उसकी बीवी को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसका वजूद पहले जैसा ही था। वो अभी भी खूबसूरत थी और सेहतमंद थी। वो हैरान रह गया। ये तो कोई मौजा ही था। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो बच्चा खामोश हो गया और उसकी गोद में ही सो गया। उसने बच्चे को अपनी बीवी के पहलू में ही रखा और वहां से चला गया। अपनी बीवी के राज के बारे में तो वो भी जानता था कि वो एक अंडे से पैदा हुई थी, इसलिए वो समझ रहा था कि इसमें भी कोई जादू छुपा हुआ है। वो वैसे भी जादू वगैरह पर यकीन रखता था। अगले दिन वो दोबारा आया तो वो बच्चा फिर से मौजूद था और उसकी बीवी भी गहरी नींद सो रही थी। लेकिन आज वो बेड पर नहीं बल्कि कमरे में पड़े एक बड़े से सोफे पर लेटी हुई थी। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। वो बच्चा बड़ा हो गया था। जब वो बोलने के काबिल हुआ तो उसने उससे अपनी बीवी के बारे में सवाल किया। वो बच्चा मासूमियत से कहने लगा कि अम्मी पूरा दिन सोती हैं और पूरी रात जागती हैं। बादशाह उसका बहुत ख्याल रखता था। वो दिन के वक्त उसके पास आ जाता था, उससे ढेर सारी बातें करता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल बादशाह जैसी ही थी, इसलिए बादशाह को अंदाजा हो गया था कि ये उसकी अपनी ही औलाद है। वह बस अपनी बीवी का राज जानना चाहता था। उसने अपने बेटे को कहा कि तुम अपनी माँ से पूछना कि इस सब की वजह क्या है। अगली रात बच्चे ने अपनी माँ से यही सवाल किया और उसे बताया कि दिन के वक्त बादशाह यहाँ पर आता है, वह उसे खाना खिलाता है, उसका ख्याल रखता है और उसकी बहुत फिक्र करता है। बच्चा बहुत तेज था। वह बहुत जल्दी ही चीजें समझ जाता था और उसे सारी बातें याद भी रहती थीं। दिया तो जैसे उसी चीज का ही शुक्र अदा कर रही थी। उसने बच्चे से कहा कि जब अगले दिन बादशाह आए तो उन्हें बताना कि मेरी जान एक हार में है। वह हार मलिका के गले में मौजूद है। दिन के वक्त जब मलिका वह हार पहनती है तो मैं सो जाती हूँ। रात के वक्त जब वह उतारती है तो मैं जाग जाती हूँ। मुझे नई जिंदगी मिल जाती है। बच्चे ने यह सारी बात बादशाह को बताई तो बादशाह को अंदाजा हो गया था कि यह सारी चाल उसकी माँ की है। उसकी माँ उसकी बीवी को पसंद नहीं करती थी। मलिका बादशाह की सौतेली माँ थी, इसलिए बादशाह को उनसे ज्यादा मोहब्बत भी नहीं थी। और बादशाह को यह भी पता था कि उसकी पहली और सगी माँ की जान भी मलिका ने ली थी, मगर तब वह छोटा था। वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था, इसलिए उसने मलिका को माफ कर दिया था। लेकिन अब जब उसकी बीवी को मलिका ने तकलीफ पहुंचाई तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। रात के वक्त वह अपनी माँ के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी माँ हार उतारकर साइड पर रख चुकी थी और सुकून से नहीं सो रही थी। उसने वह हार उठा लिया और अपने खास आदमियों को इशारा कर दिया कि वह मलिका को कैद में ले जाए। दूसरी तरफ जब मलिका को एकदम से उठाया गया और उन्हें कैद में लेकर जाया गया तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई, मगर इस बार बादशाह ने उस पर रहम नहीं खाया था। बादशाह ने उसे सारी जिंदगी के लिए कैद खाने में कैद कर दिया था। वह दिया को एक बार फिर से अपने महल वापस ले आया था। जहां तक उसकी दूसरी बीवी का सवाल था तो उसकी खलाजात बादशाह को छोड़कर वापस अपने घर चली गई थी, क्योंकि वह एक सौतन के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। बादशाह ने भी शुक्र अदा किया था कि उसका रास्ता साफ हो गया था। वह और दिया और उनका वह मासूम छोटा सा बच्चा उस महल में एक सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। दिया की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें थीं वह सारी खत्म हो गई थीं।